गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या होता है? व्हेन द मैनेजर्स आर कैरिंग ऑन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, देन एज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड टू अचीव सिस्टमैटिक वर्किंग and efficient utilization. This type of structure is known as formal organizational structure. अब जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो उसमें क्या होता है, सभी एम्प्लॉयज को उनकी अथॉरिटीज, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, किसको किसको रिपोर्ट करना है, कौन किसको ऑर्डर देगा, ये सारी चीजें पहले से ही हमारी फिक्स हो जाती है हमारे डिस्क्रिप्शन के थ्रू, जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। तो उस वजह से क्या होता है, हमारी सिस्टमैटिक और एफिशिएंट वर्किंग चलती जाती है, सारे रिसोर्सेस हमारे बेस्ट मैनर में यूज होते हैं। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पर कि हमारा एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, ये हमारा इंटेंशनली बनाया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। हम ऐसे भी बोल सकते हैं वो सिस्टम जहां पर कि सभी पर्सन को, जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉइज हैं, उनको उनकी अथॉरिटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, किसको किसकी रिपोर्ट करनी है, क्या हमें ऑर्डर देने हैं, जब वो क्लियरली बता दिए जाते हैं तो एक हमारा क्या होता है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है ये हमारा इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है मैनेजर्स के थ्रू, ताकि हमने जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स डिसाइड किए हैं हम उनको इजीली अचीव कर सकें। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है, यानी इसमें मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सभी लोगों को उनकी अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई जाए। तो ये हमारा इंटेंशनली क्रिएट हुआ। सेकंड होता है द पर्पस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसका मेन पर्पस क्या होता है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। थर्ड है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ईच इंडिविजुअल इज असाइन्ड अ स्पेसिफिक जॉब। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जितने भी इंडिविजुअल पर्सन हैं, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, उनको उनकी स्पेसिफिक जॉब असाइन कर दी जाती है। फोर्थ है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट्स द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। अब ये स्ट्रक्चर क्या करता है? हमारे सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को भी क्रिएट करने का काम करता है, जिससे हमें क्लियरली पता चल जाता है कि कौन सुपीरियर है। जिसके पास ज्यादा राइट्स होते हैं वो सुपीरियर होता है, और जिसके पास कम होते हैं वो सबऑर्डिनेट होता है। तो किसको किसके अंडर में काम करना है, किससे ऑर्डर लेने हैं, किसको रिपोर्ट करना है, वो सब हमारा इसमें क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है इट क्रिएट्स द स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्केलर चेन मीन्स होता है कि हमारी अथॉरिटीज के बेस पर एक चेन बन जाती है। जैसे हमारा टॉप लेवल मिडिल लेवल को कमांड करता है, मिडिल लेवल हमारे लोअर लेवल को करते हैं, और वो हमारे वर्कर्स को करते हैं। तो जो हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हमारे लिए एक कम्युनिकेशन के लिए स्केलर चेन भी क्रिएट कर देती है, ताकि सभी को क्लियरली पता चल जाए कि कौन किसको ऑर्डर करेगा, किसको कमांड देगा। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट है सिस्टमैटिक वर्किंग। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिजल्ट होता है इसका हमारा सिस्टमैटिक और स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन।
यानी जहां पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना होता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिक और स्मूथ फंक्शनिंग होती रहती है और हमारी गोल्स इजीली अचीव हो जाते हैं। सेकेंड है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमारा एस्टैब्लिश ही किया जाता है किस लिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या गोल्स को अचीव करने में। तो ये हमारी हेल्प करता है, हम इसीलिए इसके बेस पर अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। अब इस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सिस्टमेटिकली जो भी हमारे वर्क होता है, जो भी ड्यूटीज होती हैं, उन्हें वेरियस डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है सभी एम्प्लॉइज में। तो सबको पता होता है किसको क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, किसकी क्या ड्यूटीज हैं, किसकी क्या अथॉरिटीज हैं। तो कहीं भी कोई चांस नहीं रहता डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का। तो कोई भी हमारे वर्क की ना तो डुप्लीकेशन होता है और ना ही हमारे रिसोर्सेस वेस्ट होते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा कोऑर्डिनेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, सारी एक्टिविटीज ऑलरेडी डिवाइड हो जाती हैं, सबको अपनी ड्यूटीज राइट्स पता होते हैं। तो सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो लोग आपस में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करते हैं। तो जितनी डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज हैं इसके थ्रू वो सारी क्या होती हैं, कोऑर्डिनेट हो जाती हैं इजी। फिफ्थ पॉइंट है क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लियरली डिफाइन करता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन को। यानी कि जब हमें पता है कि किसके ऊपर कौन सुपीरियर है, स्पेन ऑफ मैनेजमेंट है कितना है हमारा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, तो एक उसके बेस पर चेन बन जाती है। तो ये स्केलर चेन जो होती है ये क्या करती है, हमें हेल्प करती है अपने वर्क को एफिशिएंटली परफॉर्म करने में। नेक्स्ट है मोर एम्फेसिस ऑन वर्क। अब इसमें क्या होता है, फंक्शनल हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा मेन एम्फेसिस होता है वो वर्क पर होता है, ना कि इंटरपर्सनल रिलेशन पर। किसी भी एम्प्लॉय का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, केवल वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं किसके थ्रू, जॉब के थ्रू। तो उनकी जो ड्यूटीज होंगी, जो राइट्स होंगी, वो उसी के अकॉर्डिंग, अपने वर्क के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट है डिले इन एक्शन। अब जब हम कोई स्केलर चेन फॉलो करते हैं, चेन ऑफ कमांड बन जाती है हमारी, तो उसमें क्या होता है कि अगर टॉप लेवल को सपोज कीजिए वर्कर्स से कोई बात करनी है तो वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। टॉप लेवल पहले मिडिल लेवल से बात करेगा, मिडिल लेवल लोअर लेवल से बात करेगा और फिर वो कैसे करेंगे, अपने वर्कर से बात करेंगे। तो जब हम किसी स्केलर चेन को फॉलो करते हैं तो उससे क्या होता है, कोई भी डिसीजन लेने में या किसी भी एक्शन को हमारा यूज में लाने में क्या होता है, डिले हो जाता है, ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। सेकेंड है हमारा इग्नोर सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज। अब क्या होता है, जब भी कोई पर्सन है, कोई एम्प्लॉय है तो कोई ह्यूमन बीइंग, तो उसकी कुछ साइकोलॉजिकल या सोशल नीड्स भी होती हैं, जैसे कि हमारी कंपेनियनशिप की हो गई, लव या अफेक्शन की हो गई। तो ये उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता। इसका काम क्या होता है, केवल जितना भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जिन फंक्शन की नीड है उससे रिलेटेड हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार कर देना। तो ये कभी भी हमारे एम्प्लॉइज की साइकोलॉजिकल या सोशल नीड्स पे ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली। ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसमें जो मेन फोकस रहता है वो ओनली वर्क पर ही रहता है। ह्यूमन रिलेशंस कैसे होने चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्रिएटिविटी, किसी के टैलेंट को देखना, उन सब चीजों को ये बिल्कुल इग्नोर कर देता है। यानी इसका मेन पर्पस जो होता है वो होता है ओनली एफिशिएंट वर्किंग के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना, इसके अलावा इसका और कोई पर्पस नहीं होता।
नेक्स्ट है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब जब हम किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हम कहीं पर वर्क करने चले गए तो वहां पर हमें हमारी जॉब पोजीशन असाइन कर दी जाती है। वहां पे लोग जाते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन बढ़ता है उनका, उनके फ्रेंड्स बनते हैं, इस तरीके से उनका एक सोशल या फ्रेंडली ग्रुप बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम कहीं पे जॉब करने गए तो ऐसा तो नहीं है पूरा दिन काम करेंगे, हम दूसरे एम्प्लॉयज से भी मिलेंगे जो हमारे कलीग्स होंगे, और उन कलीग्स में से क्या होता है कि जो हमारे ज्यादा हमारे पास रहते हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनके बीच में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। ये जो नेटवर्क होता है सोशल या फ्रेंडली ग्रुप्स का, ये एक स्ट्रक्चर बना देता है ऑर्गेनाइजेशन में। इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी वो स्ट्रक्चर जो कि इंटेंशनली नहीं बनाया गया। अब ऑर्गेनाइजेशन में इतने लोग वर्क कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट में भी काफी सारे एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, जरूरी नहीं कि सबके साथ फ्रेंडली रिलेशन ही हो। हमारे किसी दूसरे डिपार्टमेंट वाले से भी हो सकते हैं, अपने डिपार्टमेंट के किसी पर्सन से हो सकते हैं, किसी से नहीं हो सकते। ये डिपेंड करता है हमारी अपनी चॉइस पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एफर्ट्स ऑफ मैनेजर्स। अब जब हम किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने जाएंगे तो सिंपल सी बात है, वहां लोगों से हमारा इंटरेक्शन हो गई, तो हम जो अपना फ्रेंड सर्कल बनाते हैं, अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, वो हमारी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, इसका बेस तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, बट ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, इसमें मैनेजर का कोई रोल नहीं होता, उसके कोई इफेक्ट्स नहीं होते। सेकेंड है it is formed by the employees to get psychological satisfaction। अब जब हम कहीं पे काम करते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि ओनली जॉब करते रहें तभी हम हैप्पी रहें, हमें एक कंपेनियनशिप की, एक फ्रेंडशिप की भी नीड होती है, बेटर हमें हेल्दी एटमॉस्फेयर की भी जरूरत होती है ऑर्गेनाइजेशन में। तो एम्प्लॉयज को साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए भी ये बनाया जाता है, ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। It does not follow any fixed path of flow of communication। अब जैसे हम स्केलर चेन की बात करते हैं या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें किसको रिपोर्ट करनी है, कौन किसको कमांड करेगा, ये ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, जिसमें हम स्केलर चेन को फॉलो करते हैं। बट हमारा अगर एक फ्रेंड सर्कल है, एक ग्रुप है, तो उसके लिए कोई स्पेशल पाथ नहीं होता हमारा, यानी कि कोई उसमें सुपीरियर या सबऑर्डिनेट नहीं होता। तो इसमें फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के लिए हम किसी भी फिक्स पाथ को फॉलो नहीं करते। फोर्थ पॉइंट है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी नोन अंडर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। अब कोई भी इंफॉर्मेशन कहां से आई है, कोई भी इंफॉर्मेशन कहां से आई है, इसके बारे में हमें कभी भी पता नहीं चलता इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में, क्योंकि इसमें इतने सारे पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, तो हमें ये पता नहीं चल पाता कि इंफॉर्मेशन कहाँ से जाकर कितने लोगों से पास होकर हमारे पास आई है। द एक्सिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है, ये बनता तो ऑर्गेनाइजेशन में ही है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर। अगर हम कहीं भी वर्क करने ही नहीं जाएंगे तो ना कोई जॉब पोजीशन होगी, ना ही वर्किंग एरियाज में जॉब पोजीशन पे लोगों से हमारा इंटरेक्शन होगा, और ना ही हमारा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बन पाएगा। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का जो बेस होता है वो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही होता है। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट है फास्ट कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में हम किसी भी स्केलर चेन को फॉलो नहीं करते, तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें स्प्रेड करनी है तो वो काफी फास्ट स्पीड से हो जाती है। सेकेंड है फुलफिल सोशल नीड्स।
अब हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हमें क्या करता है, साइकोलॉजिकल या सोशल नीड्स को हमारी पूरा करता है। तो अगर एम्प्लॉयज हमारे हैप्पी होंगे, उनकी सोशल नीड्स पूरी हो जाएंगी, तो वो उनको क्या करती है, मोटिवेट करने में हेल्प करती है। हैप्पी पर्सन और अच्छे से और ज्यादा हमारे मोटिवेट होकर एफिशिएंटली वर्क कर पाते हैं। थर्ड है हमारा करेक्ट फीडबैक। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के थ्रू जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, वो हमारा रियल फीडबैक एम्प्लॉयज का जान पाते हैं किसी भी पॉलिसीज पर या प्लान्स पर, कि वो अपनी क्या थिंकिंग रखते हैं किसी चीज के लिए। अब इसके हमारे स्ट्रैटेजिक यूज क्या होते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया जाता है, इसको हम ऑर्गेनाइजेशन के यूज के, उसकी ग्रोथ के लिए भी यूज कर सकते हैं, उसके बेनिफिट के लिए भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, द नॉलेज ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप कैन बी यूज्ड टू गैदर सपोर्ट ऑफ एम्प्लॉइज एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। अब ये जो इनफॉर्मल ग्रुप की नॉलेज होती है, हम इसे यूज कर सकते हैं एम्प्लॉयज का सपोर्ट लेने के लिए या उनकी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करने के लिए। सेकेंड होता है, थ्रू ग्रेपवाइन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड क्विकली। अब इनफॉर्मल ग्रुप में सारे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और किसी भी स्केलर चेन को फॉलो नहीं करते। तो अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन अपनी ट्रांसमिट करनी है तो वो बहुत ही क्विकली हो जाती है। थर्ड है, बाय कोऑपरेटिंग विद द इनफॉर्मल ग्रुप्स द मैनेजर्स कैन स्किलफुली टेक द एडवांटेज ऑफ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर मैनेजर इनफॉर्मल ग्रुप्स के साथ में कॉपरेशन से रहे, उनके साथ अच्छा उसका कॉपरेशन हो जाए, तो वो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन का, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्प्रेड र्यूमर्स। अब हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग 70% इंफॉर्मेशन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्प्रेड होती है, वो मोस्टली क्या होती हैं, र्यूमर्स होती हैं और हमारे एम्प्लॉयज को मिसगाइड करने वाली, मिसलीड करने वाली होती हैं, क्योंकि उसमें हम कभी भी उसके सोर्स को फाइंड आउट नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन आई कहाँ से है, किसने पास की है। सेकंड है नो सिस्टमेटिक वर्किंग। अब इसमें क्या होता है, हमारा इस स्ट्रक्चर में हमारी स्मूथ वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन की नहीं चल पाती, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा कोई भी पर्सन है वो कोई भी इंफॉर्मेशन पास आउट कर देगा हमारे, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर है वो हमारा स्मूथली नहीं चल पाता। कई बार हमारे बैड रिलेशन की वजह से भी किसी के साथ अगर हमारे फ्रेंडली रिलेशन नहीं है तो उसका इफेक्ट भी हमारी वर्किंग पर पड़ता है। थर्ड है मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अगर मैनेजमेंट के किसी भी पॉलिसी या उसके लाए हुए चेंजेस को अपोज कर देती है, उसको नहीं मानती, तो उसको इम्प्लीमेंट करवा देना ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। यानी कई बार ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप्स जो होते हैं वो हमें निगेटिव रिजल्ट्स भी देते हैं। फोर्थ पॉइंट है मोर एम्फेसिस टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में जो मेन इंपॉर्टेंस दी जाती है वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट के सेटिस्फैक्शन को दी जाती है, ना कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को। यानी सबसे पहले अपने बारे में सोचा जाता है, बाद में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब इसी के साथ क्रिएट होता है हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स क्या होता है, अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मैनेजर्स के पास बहुत सारे काम होते हैं जो उसे परफॉर्म करने होते हैं। अब अकेला मैनेजर तो सारे काम कर नहीं सकता, तो वो क्या करता है, अपनी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ अथॉरिटीज अपने सबऑर्डिनेट्स को पास कर देता है, उनको ट्रांसफर कर देता है। यही जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है सबऑर्डिनेट्स को, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेलीगेशन। यानी सिंपल वर्ड्स में अगर हम डेलीगेशन को डिफाइन करें तो डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सिंपल वर्ड्स में डेलीगेशन क्या है, हमारी
रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज का ट्रांसफर करना सुपीरियर से सबऑर्डिनेट। अब है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। डेलीगेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिक वर्किंग के लिए, लेकिन डेलीगेशन प्रोसेस हमारी उसमें क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता सबऑर्डिनेट्स के लिए। अकाउंटेबिलिटी मीन्स क्या होता है, आंसरेबिलिटी। जब हम कोई भी आंसरेबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करते हैं सबऑर्डिनेट्स पर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर रेस्पॉन्सिबिलिटीज ट्रांसफर कर दी तो सुपीरियर के पास से सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज चली गई, नहीं, वो भी उतना ही आंसरेबल होता है, उतना ही अकाउंटेबल होता है जितना कि सबऑर्डिनेट्स। यानी हमारी अकाउंटेबिलिटी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता किसी पर्सन पर। सपोज कीजिए अगर मैनेजर को एक टारगेट मिला था कि उसको 1000 यूनिट मंथ में सेल करनी है, अब उसके अंडर में जो हमारे मार्केटिंग के लिए एम्प्लॉइज अपॉइंट थे, हमने उनको सेल करने के लिए दे दिया। अब सपोज कीजिए कि वो ओनली 800 यूनिट्स ही सेल कर पाए, 200 बच गई, तो इसका रिजल्ट हमारा कौन देगा, मैनेजर देगा इसका आंसर, ना कि हमारे सबऑर्डिनेट्स। तो अकाउंटेबिलिटी को कभी भी शिफ्ट नहीं किया जा सकता। हमने अपनी अगर रेस्पॉन्सिबिलिटीज किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दी तो उसके अकाउंटेबल तब भी हम ही होते हैं, ना कि वो पर्सन। हम एम्प्लॉइज से रिजल्ट उसका मांग सकते हैं, आंसर मांग सकते हैं, बट हम भी उतने ही अकाउंटेबल, उतने ही आंसरेबल हैं जितना कि हमारा सबऑर्डिनेट। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। फर्स्ट है हमारा इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब डेलीगेशन प्रोसेस में जो मैनेजर है वो क्या करते हैं, अपने रूटीन वर्क को अपने सबऑर्डिनेट्स को पास कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो बहुत ही फ्री हो जाते हैं। अब वो इम्पोर्टेंट मैटर्स पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, अपना वो फ्री टाइम किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कोई भी न्यू इनोवेशन के लिए यूज कर सकते हैं, और मैनेजर अपने वर्क को और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करवा सकते हैं किससे, सबऑर्डिनेट से। सेकंड है एम्प्लॉइज डेवलपमेंट। अब डेलीगेशन प्रोसेस में जो एम्प्लॉइज हैं उन्हें और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं अपने टैलेंट को यूज करने के लिए। यानी फ्यूचर के मैनेजर्स अगर बनना हो, हमें बनाने हो, तो उसमें भी ये हमारी हेल्प करते हैं। ये उन्हें चांस देते हैं कि वो अपनी स्किल्स को और डेवलप कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं हायर जॉब पोजीशन से रिलेटेड वर्क का। अब अगर वो मैनेजर की तरह वर्क करेंगे, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करेंगे, तो वो भी वो नई चीजों का एक्सपीरियंस एडवांस में ले पाएंगे, न्यू स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे। थर्ड है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब डेलीगेशन प्रोसेस में जो मैनेजर होता है वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज और अपनी अथॉरिटीज शेयर करता है किससे, अपने सबऑर्डिनेट से। इससे जो हमारे सबऑर्डिनेट होते हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं, वो और ज्यादा मोटिवेट होते हैं, उनके अंदर एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है अपने सुपीरियर से। यानी कि जब भी कोई अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी ट्रांसफर करता है तो उसके पीछे उसका कुछ फेथ तो होता ही है। तो जब हम अपना फेथ दिखाते हैं सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स के ऊपर, तो इससे उनके अंदर भी बिलोंगिंगनेस की फीलिंग बढ़ती जाती है और वो और मोटिवेट होकर अच्छा वर्क करते हैं। फोर्थ पॉइंट है फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। अब डेलीगेशन प्रोसेस में जो मैनेजर है उसने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी तो सबऑर्डिनेट को पास कर दी, वो किसके अकॉर्डिंग करता है, पहले वो एम्प्लॉयज को देखता है कि उसकी क्वालिफिकेशन या उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क आता है। यानी कि जिसकी जितनी क्वालिफिकेशन, जितनी कैपेबिलिटी है, वो उसी के अकॉर्डिंग अपने एम्प्लॉइज को, अपने सबऑर्डिनेट को रेस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज ट्रांसफर कर देगा। अब जो पर्सन जिस चीज में स्पेशलाइज है उसको वही काम दिया जाएगा, तो इससे डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से स्पेशलाइजेशन बढ़ता है, और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होता है। फिफ्थ पॉइंट है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हियरार्की। डेलीगेशन क्या करती है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप के बीच में एक बेस, एक चेन बनाने का काम करती है,
जो हमारी क्या करेगी, एक अच्छे रिलेशन बनाने का काम करती है, जिसकी वजह से क्रिएट होती है हमारी चेन ऑफ कमांड। यानी कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको ऑर्डर करेगा, ये सारी चीजें हमारी क्या होती है, इससे क्रिएट हो जाती है। सिक्स्थ पॉइंट है बेटर कोऑर्डिनेशन। डेलीगेशन प्रोसेस में जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो क्लियरली हर एक को एक पिक्चर दिखा देता है कि किस पर्सन को क्या वर्क करना है। वर्क जब हमारा डिवाइड हो जाता है तो सबको अपनी ड्यूटीज, अपनी अथॉरिटीज पता होती हैं, तो कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होने के चांसेस नहीं होते। सब अपनी अपनी ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म करते हैं, जो उनको असाइन की गई है, उनकी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बन जाती है, तो उससे आपस में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन और इफेक्टिव हो जाता है। सेवेंथ पॉइंट है रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स। अब डेलीगेशन प्रोसेस में मैनेजर क्या करते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को ट्रांसफर कर रहे हैं, उनको वर्क शेयर करना अलाउ हो जाता है, तो मैनेजर के ऊपर से जो वर्कलोड होता है वो सारा क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। 8 पॉइंट है बेसिस ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। अब डेलीगेशन प्रोसेस में हमारी 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। अब सुपीरियर अगर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट के साथ में शेयर करते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि उनके बीच में रिलेशनशिप अच्छी है। जो सुपीरियर हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स पर फेथ करते हैं, उनको कैपेबल समझते हैं, और सबऑर्डिनेट को भी एक हायर जॉब पोजीशन का एक्सपीरियंस लेने का चांस मिलता है। तो इस दो कंडीशन में दोनों को ही बेनिफिट होता है, जिससे क्या होता है, उनके रिलेशन और ज्यादा बेटर होते चले जाते हैं। अब है हमारे एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। 3 एलिमेंट्स होते हैं हमारे डेलीगेशन के, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द वर्क असाइन्ड टू एन इंडिविजुअल. It includes all the physical and mental activities to be performed by the employees at a particular job position. यानी किसी भी पर्सन को जो हम वर्क असाइन करते हैं, चाहे वो फिजिकल वर्क हो या मेंटल वर्क हो, किसी भी पर्टिकुलर जॉब पोजीशन से रिलेटेड असाइन वर्क को हम क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी। डेलीगेशन प्रोसेस हमारी स्टार्ट ही होती है किससे, ट्रांसफर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी से। यानी सबसे पहले मैनेजर क्या करता है, अपना सुपीरियर जो होते हैं वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफर कर देंगे। यानी अब वो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई उस वर्क को कंप्लीट करना। फीचर्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होते हैं, फर्स्ट है रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपर्ली परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी एक ऑब्लिगेशन होती है जो किसी भी सबऑर्डिनेट को परफॉर्म करनी होती है एफिशिएंट वे में, यानी उनको जो भी ड्यूटी दी गई है उनके सुपीरियर के थ्रू उसको वो कंप्लीट करें। सेकेंड है इट अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। अब कोई भी ड्यूटी तभी देगा जब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन अच्छे हों, वो उस पर फेथ करता हो कि ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से पूरी कर सकता है। तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप से ये अराइज होते हैं, यानी जो सुपीरियर होता है वो अपने अंडर में वर्क करने वाले सबऑर्डिनेट को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ट्रांसफर कर देता है। थर्ड है रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड बिकॉज सबऑर्डिनेट्स विल ऑलवेज बी रेस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। अब अगर हमें कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो उसका आंसर हमें किसे देना है, अपनी सुपीरियर को। तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो होता है वो क्या होता है, हमेशा अपवर्ड होता है, क्योंकि इसमें रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, सबऑर्डिनेट रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सुपीरियर के लिए। सेकंड पॉइंट है हमारा अथॉरिटी। अब अथॉरिटी मीन्स होती है पावर टू टेक डिसीजन। जब हमें कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं एम्प्लॉइज को, तो उसी के साथ कुछ अथॉरिटीज, कुछ पावर्स भी दी जाती हैं।
तो ये जो अथॉरिटी होता है, ये हमारा सेकेंड स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का। बिना अथॉरिटी के कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट नहीं की जा सकती। तो जब हम कोई भी अथॉरिटी मैनेजर्स ट्रांसफर करते हैं, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखनी होती है कि हम अथॉरिटीज उतनी ही दें जितनी की हमारी नेसेसरी है हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए। अगर हम कम अथॉरिटी दे देंगे तो हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ही नहीं कर पाएंगे, और अगर हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी के कंपैरिजन में अथॉरिटीज बहुत ज्यादा दे दी तो हमारा जो सबऑर्डिनेट है वो उसको मिसयूज कर सकता है। तो अपनी अथॉरिटी ट्रांसफर करते टाइम हमेशा उसे मैच करना चाहिए, किससे? रेस्पॉन्सिबिलिटी से, वो उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फीचर्स ऑफ अथॉरिटी क्या होते हैं हमारे? फर्स्ट है अथॉरिटी रेफर्स टू राइट टू टेक डिसीजन, यानी अथॉरिटी मीन्स क्या हो गया? कोई भी डिसीजन लेने का राइट। सेकेंड है अथॉरिटी डिटरमाइन सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, अथॉरिटी से भी हमारे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है। अथॉरिटी इज रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब कितनी अथॉरिटी ट्रांसफर करनी है, किसको करनी है, ये भी किसके अकॉर्डिंग चलता है? ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही चलता है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी सारी पावर्स किसी दूसरे को हैंड ओवर कर दो। ये केवल एक मीडियम बनता है रेस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करवाने के लिए। फोर्थ पॉइंट है अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम द स्केलर चेन व्हिच लिंक्स वेरियस जॉब पोजीशन। अब अथॉरिटीज स्केलर चेन से हमारी अराइज होती हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अगर टॉप लेवल है, टॉप लेवल को अपनी कोई अथॉरिटी ट्रांसफर करनी है, तो वो क्या करेगा? मिडिल लेवल को देगा या लोअर लेवल को? वो देगा मिडिल लेवल को। तो अगर कोई हमारा, जैसे सपोज कीजिए मैनेजर है, तो उसको अगर कोई अपनी अथॉरिटी ट्रांसफर करनी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो किसको करेगा? असिस्टेंट मैनेजर को, ना कि किसी अदर पर्सन को। तो इसमें भी एक स्केलर चेन हमारी अराइज हो जाती है जिसके थ्रू हम अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफर करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। अब अथॉरिटी हमारी डाउनवर्ड फ्लो करती है क्योंकि जो अथॉरिटी आती है वो सुपीरियर से मिलती है, किसको? सबऑर्डिनेट को। अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी हमेशा रेस्पॉन्सिबिलिटी के इक्वल होनी चाहिए। अथॉरिटी कभी भी कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये क्या करेगी? उसका मिसयूज हो सकता है या हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट नहीं हो सकती, फुलफिल नहीं हो सकती। नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी मीन्स होता है जब किसी मैनेजर ने अपनी पावर्स भी दे दी और रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी दे दी, तो अगर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं होती तो उसका टास्क इनकम्प्लीशन का जो रिजल्ट है, जो उसका आंसर देना है कि रीजन बताना है, वो कौन बताएगा? वो बताएंगे हमारे सबऑर्डिनेट्स। तो अकाउंटेबिलिटी मीन्स होता है आंसरेबिलिटी, यानी जो सबऑर्डिनेट्स हैं अगर उनका जो टास्क था वो कंप्लीट नहीं होता तो वो उसका रीजन बताएं कि क्यों नहीं। ये लास्ट स्टेप होता है डेलीगेशन प्रोसेस का। अकाउंटेबिलिटी को कभी भी पास नहीं किया जा सकता, इसको केवल शेयर किया जा सकता है सबऑर्डिनेट से। यानी अगर कोई वर्क मैनेजर का था और उसने उसको ट्रांसफर कर दिया असिस्टेंट मैनेजर को, तो ऐसा नहीं है कि असिस्टेंट मैनेजर ही ओनली हमारा आंसरेबल बनेगा अगर हमारा टास्क कंप्लीट नहीं होता। मैनेजर की भी उतनी ही अकाउंटेबिलिटी है, उतनी ही उसकी ड्यूटी है कि वो आंसर दे कि टास्क कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। तो अकाउंटेबिलिटी एक ऐसी चीज है जिसको कि शेयर किया जा सकता है बट अदर पर्सन पे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। फीचर्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या होते हैं हमारे? फर्स्ट है अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटपुट, यानी अकाउंटेबिलिटी मीन्स होता है आंसरेबिलिटी। अगर फाइनल आउटपुट हमारा अचीव नहीं हुआ तो उसके लिए क्या आंसर देना है, क्या रीजन बताने हैं, उसी को हम अकाउंटेबिलिटी कहते हैं।
सेकेंड है इट कैन नॉट बी पास्ड। अब अकाउंटेबिलिटी को शेयर तो किया जा सकता है पर किसी अदर पर्सन पर जिसको कि हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी उस पर पास नहीं किया जा सकता। थर्ड पॉइंट है इट एनफोर्स थ्रू रेगुलर फीडबैक ऑन द एक्सटेंट ऑफ वर्क अकॉम्प्लिश्ड। यानी इसमें रेगुलर फीडबैक की जरूरत होती है कि कितना वर्क हमारा कंप्लीट हुआ और कितना नहीं हुआ। इट फ्लोज अपवर्ड दैट इज सबऑर्डिनेट विल बी अकाउंटेबल टू हिज सुपीरियर। अब इसका फ्लो भी अपवर्ड होता है क्योंकि जो सबऑर्डिनेट है वही आंसर देगा किसको, सुपीरियर को, अगर हमारा टास्क हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं हो पाती। Now the next topic is centralization and decentralization. सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन हमारी पॉलिसीज हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से रिलेटेड हैं। फर्स्ट पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू concentration of power in few hands, that is top level. An organization is centralized when the decision making authority is in the hands of top level management only. यानी सेंट्रल मतलब क्या होता है, एक ही जगह पर कंसंट्रेट करना। अब सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, जब जो पावर्स होती हैं हमारी वो ओनली फ्यू हैंड्स में ही होती हैं, टॉप लेवल के पास ही सारी पावर है, कोई और डिसीजन नहीं ले सकता। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या कहलाती है, सेंट्रलाइजेशन। अब इसमें जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है वो ओनली टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, यानी उनके अलावा कोई और डिसीजन नहीं ले सकता। कैसे वर्क करना है, कैसे ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने हैं, ये सारा डिसाइड कौन करता है, हमारा टॉप लेवल। सेकेंड है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स होता है even and systematic distribution of authority at every level of management। यानी इसमें क्या करते हैं, जो पावर्स होती हैं वो हर लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं मैनेजमेंट के। डिसेंट्रलाइजेशन में जो एम्प्लॉइज हैं वो डिफरेंट लेवल पर वर्क करते हैं और अपनी अथॉरिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करते हैं। जैसे स्कूल में क्या होता है हमारा, एक प्रिंसिपल सर होते हैं या मैम होती हैं, टीचर्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, हमारे एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स अलग होते हैं, हमारे जो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स अलग हो गए, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट अलग हो गया हमारा। तो उसमें क्या होता है कि सबको अपनी अपनी ड्यूटीज पता होती है, किसको क्या वर्क करना है। तो इसमें अगर सपोज कीजिए कि अगर हमें एग्जामिनेशन का कोई काम देखना है तो कौन देखेगा, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, डेट शीट बनानी है, एग्जाम्स प्लान करने हैं। अगर हमारी स्कूल से रिलेटेड कोई भी ग्रोथ से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनानी है तो वो कौन बनाएंगे, मैनेजमेंट बनाएगा हमारा। बच्चों को कैसे क्या चीज करवानी है कौन डिसाइड करेगा, टीचर्स करेंगे। एकेडमिक्स कैसी चल रही है वो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डिसाइड करते हैं। तो क्या होता है, पावर सारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है हमारी डिफरेंट लेवल। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन सेम से लगते हैं बट दोनों ही चेंज है। डिसेंट्रलाइजेशन एक्सटेंशन है हमारा डेलीगेशन का। डेलीगेशन में हम क्या करते हैं, अथॉरिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2, यानी कि हमें क्या करा, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को किसी अदर पर्सन को दे दिया। जैसे मैनेजर है तो जो वर्क उसको करना था वो उसने असिस्टेंट मैनेजर को दे दिया, तो जो अथॉरिटी थी वो मल्टीप्लाई कितने से हुई, 2 से। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में जो अथॉरिटी होती है वो होती है मल्टीप्लाइड बाय मैनी, यानी इसमें सारी अथॉरिटीज को ही ट्रांसफर कर दिया जाता है अलग अलग लेवल्स पर, अलग अलग डिपार्टमेंट। सिस्टमैटिक डेलीगेशन अगर हर लेवल पर किया जाए, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो हमारा अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी का, तो वही क्या बन जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन। यानी डेलीगेशन हमारा रेस्ट्रिक्टेड होता है सर्टेन लेवल तक, जबकि हमारा डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता। सेकेंड है डेलीगेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई भी पर्सन ऐसा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम खुद नहीं कर सकता, तो डेलीगेशन एक एसेंशियल पार्ट हो जाता है। हमें कभी ना कभी अपनी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अपनी सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर करना ही होता है।
तो ये डेलीगेशन एक टूल होता है जिससे कि हमारा जितना भी वर्क है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली चलता जाए। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन हमारा क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, उसके एक्सपेंशन के लिए जरूरी होता है। अगर टॉप लेवल केवल सारी चीजें मैनेज नहीं कर सकती, अगर हमारी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, अपनी पावर्स को, अपनी अथॉरिटीज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट ये मैनेजर डिसाइड, हमारी टॉप लेवल या हमारी मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि उसको सेंट्रलाइजेशन यूज करना है या डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट है डेवलप इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट्स। अब अगर हम अपनी अथॉरिटीज मिडिल या लोअर लेवल में पास कर देते हैं तो इसका मतलब है कि टॉप लेवल जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स पर ट्रस्ट करता है, उनके ऊपर फेथ रखता है। और ये जो फेथ होता है यही मोटिवेट करता है एम्प्लॉइज को डिसीजन लेने में। यानी अगर उन्हें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेना है तो वो बिना सुपीरियर के अप्रूवल के इजीली ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा इनिशिएटिव भी डेवलपमेंट होता है इनिशिएटिव का। सेकंड है डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। अब डिसेंट्रलाइजेशन में जो मैनेजर्स हैं, जो लोअर या मिडिल लेवल पर वर्क कर रहे हैं, उन्हें भी टॉप एग्जीक्यूटिव्स की जो एक्टिविटीज हैं उन्हें परफॉर्म करने का चांस मिलता है। तो वो सारी अथॉरिटीज को, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करना सीख जाते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस हमारे मिडिल लेवल और लोअर लेवल के मैनेजर्स को प्रिपेयर करती है कि वो टॉप लेवल पर फिर भी कोई वर्क कर सके इजीली। थर्ड है क्विक डिसीजन मेकिंग। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, जो डिसीजन मेकिंग है वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ओनली फ्यू हैंड्स पे नहीं है। तो जो पावर्स है वो सारी डिस्ट्रीब्यूटेड है मैनेजर्स में, तो वो इजीली कोई भी एक्शन ले सकते हैं, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। हर चीज के लिए उन्हें टॉप लेवल पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होती। तो इससे जो डिसीजन मेकिंग है वो क्या होती है, और ज्यादा फास्ट हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस में जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनके ऊपर इतना ज्यादा बर्डन नहीं रहता, इतनी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं रहती, क्योंकि वो उनको सिस्टमेटिक वे में डिफरेंट लेवल्स पर ट्रांसफर कर चुके हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। फिफ्थ पॉइंट है फैसिलिटेट्स ग्रोथ। अब डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, लोअर लेवल को फ्रीडम मिल जाती है। ये हेल्प करती है सबऑर्डिनेट्स को बेस्ट सूटेड मैनर में वर्क करने की अपने डिपार्टमेंट के लिए। तो जो भी कोई डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट अपना बेस्ट करने की कोशिश करता है, अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने की कोशिश करता है, जिसे कि हम एक्सपेंशन के लिए यूज कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है बेटर कंट्रोल। डिसेंट्रलाइजेशन में एम्प्लॉइज जो होते हैं डिफरेंट लेवल पर वर्क करते हैं, अपने डिसीजन खुद लेते हैं, तो वो पर्सनली अकाउंटेबल होते हैं अपने डिसीजन के लिए। यानी अगर कोई चीज ठीक नहीं होती तो उसके लिए आंसर भी वही करेंगे। तो डिसेंट्रलाइजेशन में बेटर कंट्रोल रहता है हमारा स्कोर कार्ड के मैनेज करते जाते हैं। सेवेंथ हेडिंग है प्रमोट्स इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी। इनिशिएटिव डायरेक्टली डिपेंड करता है अथॉरिटी पे। एम्प्लॉयज के पास जितनी अथॉरिटीज होंगी वो उतने ही ज्यादा डिसीजन ले सकता है, आगे बढ़कर काम कर सकता है। तो ये हमें एक ग्रेट डिग्री ऑफ फ्रीडम देता है पावर्स की, जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से फुलफिल कर पाते हैं और इनिशिएटिव लेने में भी हमें हेल्प करता है। 8th पॉइंट है इम्प्रूव टीम वर्क। डिसेंट्रलाइजेशन में जितने भी मैनेजर्स या एम्प्लॉइज होते हैं वो अपनी डिसीजन मेकिंग पावर्स को शेयर करते हैं अपनी सबऑर्डिनेट्स के साथ में। सभी को कुछ फ्रीडम दिए होते हैं एक्शन लेने के लिए। ये जो शेयरिंग होती है डिसीजन डेवलप करने की, ये क्या करती है, टीम स्पिरिट बढ़ाने का काम करती है एम्प्लॉइज के बीच में। और जब सारे एम्प्लॉइज टीम स्पिरिट के साथ में काम करते हैं तो उसका बेनिफिट मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी एक्सपेंशन के लिए चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं।